वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट था कि वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू कीजिए। और हम अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम सोच रहे हैं कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन आपको दे सकें ताकि आपको अच्छा नंबर आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपके सहपाठी का, आपकी सहेलियों का, आपके दोस्तों का नंबर इंक्रीज हो सके। आइए दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। हमने रस छंद अलंकार तीनों पढ़ा दिया है। अब हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं उपसर्ग के बारे में। देखिए दोस्तों, उपसर्ग उपसर्ग क्या है उसको समझते हैं। उपसर्ग उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है, देखिए उपसर्ग का जो संधि विच्छेद है उपधन सर्ग। उपधन सर्ग से उपसर्ग का संधि विच्छेद हुआ है। उप का अर्थ होता है साथ, सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी साथ जुड़ना लेकिन पहले जुड़ना। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आदि में जुड़ते हैं। आदि का मतलब होता है पहले। ये चीज़ आप याद रखिए, आदि का मतलब अंत से यहाँ नहीं लेना है, आदि का मतलब पहले से लेना है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? यानी साथ में जुड़ना लेकिन पहले जुड़ना। परिभाषा इसकी देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, अर्थी एक शब्द है, उसके पहले अभी जो एक शब्दार्थ है, ठीक है, एक शब्दांश है, यानी एक शब्द का कोई अंश है, उसको अर्थी में जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? अभ्यर्थी, एक सार्थक शब्द बन गया। अर्थी के अर्थ को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, जैसे हार शब्द का अर्थ होता है पराजय या गले का आभूषण। अब देखिए, हार शब्द जो है उसके दो अर्थ होते हैं, या तो गले का आभूषण कहिए या पराजय कहिए। जब हार शब्द के साथ अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है तो अर्थ भी अलग अलग निकलता है। जैसे देखिए, हार शब्द में देखिए वी उपसर्ग लगा दिए तो हो गया क्या? बिहार। बिहार मतलब क्या होता है? घूमना। विहार, बिहार नहीं, एक बिहार होता है। देखिए, एक होता है आपका बिहार जो हमारा राज्य है, ठीक है, हमारा नहीं मतलब एक राज्य है बिहार, ठीक है, हम यूपी में हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए, एक है हार में, उसी हार में आप उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाता है? आहार। आहार का अर्थ क्या होता है जी? भोजन करना। भोजन करने का मतलब क्या है? आप भूख लगती है, भोजन करते हो, ठीक है, तो उसको आहार कहते हैं हम। अब देखिए, वही हार शब्द में अगर परि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? परिहार। परिहार मतलब क्या होता है जी? त्यागना। त्यागना, जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया था और वो जा करके यमुना नदी में वो अपना वो जो है फिर से सर्प रूप धारण करके वहां पे जाके बन गए थे कालिया नाग। ठीक है, अब देखिए हार ही शब्द है और उसमें उप लगा हुआ है। उप लगने से देखिए क्या हो गया? उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट या नजराना। उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट या नजराना। अभी नया साल था, नए साल में आपने क्या किया? अपने दोस्तों को और लड़कियां अपनी सहेलियों को अब उपहार कुछ भेंट गिफ्ट किए होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लड़के लड़की को या लड़कियां लड़कियों को या फिर ये वो गिफ्ट दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि वो अपने मम्मी पापा को भी दे सकते हैं, अपने भाई बहन को दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, सम धन हार। अब हार में सम उपसर्ग जोड़ने से क्या हो गया? संहार हो गया। तो संहार का मतलब क्या होता है जी? मारना। जैसे रावण ने राम का क्या कर मतलब राम ने रावण का क्या कर दिया? संहार कर दिया। ठीक है, रावण क्या था? पापी था, तो उनका उनका संहार हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आज की वीडियो के बाद आपको उपसर्ग कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारी आशा है। ठीक है, और कोई भी डाउट आपका इसमें नहीं बचने देंगे। देखिए, उपसर्ग की कुछ प्रमुख बातें हैं, उस बातों को समझते हैं। ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, वो क्या है? एक शब्द का अंश है। इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ठीक है, यानी उपसर्ग जो होते हैं यानी शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये किसी शब्द में जुड़ करके एक नए अर्थ को बनाते हैं। ठीक है, ये जिस शब्द के
साथ जुड़ते हैं उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अभी हमने देखा, देखिए हार में आगे जाके जुड़ करके बहुत सारे शब्द इन्होंने बनाया। ठीक है, इसमें संधि और संयोग का नियम लागू रहता है। लागू रहे यह आवश्यक नहीं। लागू तो है, रहता है, लेकिन हमेशा लागू रहे ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ये तो उपसर्ग की कुछ बातें हो गई, यानी उपसर्ग की विशेषता के बारे में पूछेगा तो ये 4-5 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उपसर्ग के भेद। दोस्तों, उपसर्ग के भेद होते हैं 3। एक तत्सम, यानी तत्सम का अर्थ क्या होता है जी? संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा में जो शब्द लिखे होते हैं, वे संस्कृत भाषा में जो लिखे उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम के उपसर्ग, यानी संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग हैं। कुछ तद्भव, तद्भव का अर्थ क्या होता है जी? हिंदी, यानी हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग हैं। और कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग। बस यही 3 तरह के उपसर्ग हमारे हैं। विदेशी भाषा जो विदेश से आई हुई भाषा है। ठीक है, तो चलिए इन सारे जो है तत्सम, तद्भव और विदेशी उपसर्गों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, अगर तत्सम उपसर्गों की संख्या की बात की जाए तो टोटल होते हैं 22। कितने होते हैं दोस्तों? 22 होते हैं। देखिए, तप, तप, अ और आ। ठीक है, अब देखिए 8 उपसर्ग जो होते हैं अ से संबंधित होते हैं। अ से संबंधित कौन कौन से हैं? पहली बात, 8 उपसर्ग अ से संबंधित, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव और आ। ठीक है, तो ये जो उपसर्ग हैं दोस्तों, ये उपसर्ग आपके किससे हैं? अ से संबंधित है। 4 उपसर्ग आपके प से संबंधित होते हैं, जैसे प्र, प्रति, परा, परि। ठीक है, और 4 जो है न से संबंधित होते हैं, निर, निश, दूर, दुष्य। ठीक है, अब देखिए 2 ऐसे आपके हैं जो उ से संबंधित हैं, उद और उप। स से संबंधित सु और सम। न से अरण्य और भी अलग आपके एक हैं। ठीक है, तो इतने आपके 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के। आइए इन सब के शब्दों को देखते हैं। अति उपसर्ग। ठीक है, अति का अर्थ होता है जी अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक। अधिक के अर्थ में कौन कौन से उपसर्ग हैं? देखिए, अति उपसर्ग अत्यधिक, अल्प, अत्यंत, आवश्यक। इतना ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा, बहुत से ज़्यादा कहेगा कि 2 उसके उपसर्ग बताइए, किन्हीं 2 उपसर्गों को बताइए। ठीक है, तो हम कम से कम आपको 4 बता रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, लीजिए, अधि, अधि का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। ठीक है, अधि का अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर होता है। तो अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या है? अध्यक्ष, अधिष्ठता, अधिकार और आदि, आदित्य का। अब देखिए अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। पीछे, अब देखिए पीछे इसका अनु उपसर्ग से अनुगमन, अन्वेषण, अन्वीक्षक। ठीक है, अनुमान। अप उपसर्ग का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है बुरा, विपरीत, कठिन। अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपवाद, ये उसके उपसर्ग हैं। देखिए अपि उपसर्ग से क्या क्या बनता है? अपि का अर्थ होता है जी भी। तो देखिए अपि उपसर्ग से अपिधान, अपितु, अपिहित। ठीक है, अभि उपसर्ग, अभि का अर्थ होता है ओर या तरफ, अभिमान। ठीक है, अभिलाषा, अभ्यर्थी। अगला है जी 7वां, अव का अर्थ होता है बुरा या विपरीत, अवमानना, अवधारणा, अवकाश। आ का अर्थ होता है तक, आजन्म, आमरण, आकंठ, आजीवन, आ आपादस, आपाद मस्तक। ठीक है, प्र उपसर्ग। अब देखिए प्र का मतलब होता है पहले, यानी प्र का अर्थ क्या होता है? पहले। जो ये नीले से लिखा हुआ पहले है, यानी उसका अर्थ है। ठीक है, प्रहार, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रहार, प्रकार, प्रणाम, प्रयोजन, प्रभाव, प्रसार। ठीक है, प्रति, प्रति का अर्थ होता है हर या प्रत्येक। प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्याशा। परा का उपसर्ग मतलब अर्थ होता है परा का विपरीत या उल्टा। इसका समझिए, पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, पराक्रम। परि उपसर्ग जो होता है उसका होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमण, पर्याय, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावसान।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, और कमेंट करें कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अगर इसका नोट्स आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ये नीचे हमने अपना नंबर लिख दिया, 85 74 32 66 50। ठीक है, तो आइए देखिए, निर का अर्थ होता है रहित या बिना। निर्धन, निर्जर, निर्गुण, निराशा, नीरस, निख, निरंध, निरोग। आइए, निस का होता है रहित या बिना, इसका भी अर्थ होता है निस का निश्चय, निश्चल, निश्वास, निष्कपट, निष्काम, निष्प्रयोजन, निष्प्रणाम, निस्तेज, निस्तारण, निस्सीम। ठीक है, दूर उपसर्ग से दूर का अर्थ होता है विपरीत, बुरा, कठिन, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्गति, दुराचार। अगला है दुस। दुस उपसर्ग से क्या क्या बनता है देखिए, दुस का इसका भी बुरा, विपरीत, कठिन, इसका भी अर्थ वही होता है। दुस का दुष्कर्म, दुष्चाल, दुस्शासन, दुष्कर्म, दुष्प्रयोजन, दुस्साहस। तो ये सारे इसके उपसर्ग हुए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं अगले। देखिए 17वां सु उपसर्ग। सु का अच्छा या सरल होता है सुगम, सुशासन, सुलेख, स्वागत। ठीक है, सम का अर्थ होता है समान, जैसे संकर, संचार, संजीवनी, संस्कृत और संगठन। उद उपसर्ग से बना। उद का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा। उत्कोच, उत्खनन, उज्ज्वल। ठीक है, उद्धार। देखिए, उप उप का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, पास या सहायक या नीचे। चलिए, उपवन, उपवास, उपकार, उपहार। नी का अर्थ होता है बड़ा या भिन्न। निदान, निरोध, निसार, निगमन। अगला है वी। वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। विज्ञान, विज्ञ, विमोचन, विहार। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आप चाहते हैं आपका अच्छा नंबर आए तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तद्भव, यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग। हमने 22 उसमें देख लिए संस्कृत के, अब हिंदी भाषा के उपसर्ग को देखते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं देखिए, अ, अध, अन, उ, औ, उन, नीर, पर, बिन, भर, शम, दू, ती, चौ, पच। ठीक है, तो ये सारे ये तद्भव यानी हिंदी शब्द के उपसर्ग हैं। आइए देखते हैं। अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है नहीं। देखिए, असत्य, अकारण, अज्ञान, अभाव, अज्ञ। अध। अध का क्या होता है जी, देखते हैं। अध का अर्थ होता है आधा। अध्यापक, अधपका, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधकचरा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अन उपसर्ग। अन का अर्थ होता है नहीं, अनहोनी, अनदेखा, अनचाहा, अनमांगा। ऊ का ऊपर या ऊंचा होता है, उचक्का। ठीक है, उघाड़ना या उखाड़ना। और देखिए, औ का बुरा या विपरीत होता है, इसका अर्थ जैसे अवसर, औचक, अवतार, अवघड़। उनका एक कम। उनका अर्थ क्या होता है, एक कम, जैसे 19, 20 से एक कम है 29, 39। ठीक है, 49, ये सब क्या है, यानी 50 से एक कम है। 39, 40 से एक कम है, यानी एक कम होता है उनका अर्थ। अब देखिए, नी उपसर्ग। नी का रहित या बिना होता है, जैसे निहत्या, निहत्था, निकम्पा, निकम्मा। निकम्पा भी हो जाएगा, निकम्मा भी हो जाएगा, निठल्ला। अब देखिए, पर का अर्थ होता है दूसरा। परकाज, परहित, पराधीन, परवरिश। बिन। बिन का अर्थ देखिए बिना, जैसे बिन देखा, बिन मांगा, बिन चाहा। ठीक है, बिन ब्याहा, जैसे जिनकी शादी नहीं हुई रहती है उनको बिन ब्याह कहते हैं। भर। भर। भर का भरा हुआ या पूरा हुआ। भरसक, भरमार, भरपूर, भरकम। सम का होता है समान। समान यानी समकोण, समबाहु। ठीक है, सम त्रिभुज या समदर्शी।
दू का अर्थ होता है दो, यानी दुल दुलत्ती, जो कि गाय भैंस, जैसे गाय मारती है दुलत्ती ना, गधे मारते हैं। ठीक है, दुधारी। ठीक है, दुनाली, दुमुहा, दुगुना। ती का अर्थ होता है तीन, तिराहा, तिमाही, तिरंगा, तीन कोना। अगला है चौ। चौ का अर्थ होता है चार, जैसे चौराहा, चौमासा, चौगुना, चौपाल, चौकोर, चौखट, चौपाया। पंच, पच यानी पांच, पंच का अर्थ होता है पाँच, पाँच जैसे पचरंगा, पचकूटा, 25, 55। ठीक है, पचमेल। लीजिए दोस्तों, विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग उसको समझते हैं। देखिए, विदेशी भाषाओं में कुछ भाषाएं हैं दो प्रकार से, जैसे अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो पहले हम पढ़ेंगे अरबी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा का मतलब वही जो विदेश से आए हुए भाषा हैं, जो हम उनको अपनाया गया। जैसे देखिए, अरबी भाषा या फारसी भाषा के उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं? ब, बा, बे, बिला, बद, खुश। ठीक है, ए, एन, गैर, ना, सर, हम, फी, ला, दर, कम, यानी इतने जो है विदेशी भाषा के उपसर्ग, यानी विदेशी भाषा में कौन से? अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। आइए इनके शब्दों को देखते हैं। देखिए, ब या बा का अर्थ क्या होता है? सहित, सहित जैसे बखूबी, बद, ठीक है, बदस्तूर, बकौल, बकायदा, बाइज्जत। ठीक है, या बापरवाह, बामुलहिया, बा अदब। अब देखिए, बे का अर्थ होता है जी रहित, उसका मतलब होता है सहित, इसका अर्थ होता है रहित। ठीक है, बेपरवाह, बेवजह, बेगुनाह, बेईमानी। ठीक है, बिला, बिला का अर्थ क्या होता है? बिना, यानी बिला कानून। ठीक है, बिला जगह, बिला परवाह। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदबू, बदनसीब, बदहाल, बदहवस। ठीक है, बदकिस्मत। खुश, खुश का अर्थ होता है जी अच्छा से, खुशबू, खुशनसीब, खुशहाल। ठीक है, खुशकिस्मत। लीजिए जी, अगला पॉइंट हमारा है, कह रहा एन। एन का अर्थ होता है जी ठीक या सही। ठीक है, एन वक्त, एन मौका, एन जगह, एन आदमी, एन औरत। ठीक है, गैर, गैर का अर्थ होता है दूसरा या नहीं, गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर औरत, गैर मर्द। ठीक है, गैर कानूनी। ना का अर्थ होता है नहीं, नालायक। ठीक है, नाजायज, नापाक, नापसंद, नाकसूर, नादान, नाकाम। तो आप लोग इनमें से क्या हैं? नालायक हैं कि ना हम्म, क्या हैं बताइए? कि नादान है? ठीक है, तो नादान नालायक नहीं बनना है आपको, होशियार बनना है। ठीक है, अगला है देखिए, सर उपसर्ग। सर का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ, सरदार, सरताज, सरकार या सहद। अगला है हम मतलब साथ, हम सफ़र, हम राही, हम उम्र, हम वतन। फी, फी का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे फी आदमी, फी औरत, फी मैदान। ठीक है, ला, ला का अर्थ होता है नहीं, लाजवाब। ठीक है, लाई, ला इलाज, लापरवाह। और देखिए दर, दर में, दर का अर्थ होता है जी में, दरअसल। ठीक है, दरअसल, दर हकीकत, दर किनारा, दर मियान। ठीक है, कम, कम का अर्थ क्या होता है जी? थोड़ा या, थोड़ा या छोटा। देखिए, कम वक्त, कम सिन, कमजोर। अगला है जी, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कौन से हैं? देखिए, इनके उपसर्ग क्या क्या हैं? हाफ, हैंड, जनरल, चीफ, वाइस, डिप्टी, सब। ये इनके उपसर्ग तीन से बनने वाले शब्दों को देखते हैं।
देखिए आपके सामने है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए हाफ, हाफ का अर्थ होता है जी आधा, जैसे हाफ मैंड, हाफ शर्ट, ठीक है, हाफ माइंड या हाफ डे। हैंड, हैंड का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। हेड, हेड है, सॉरी हैंड नहीं हेड है, ठीक है। हेड मास्टर, हेड क्वा, ठीक है, हेड क्लर्क, ठीक है, जैसे हेड मास्टर कहते हैं, हेड कांस्टेबल कह सकते हैं, ठीक है, हेड कान, हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड ऑफिसर। अगला देखिए जनरल, जनरल का अर्थ होता है जी सामान्य, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर। चीफ का अर्थ होता है जी मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। लीजिए दोस्तों आपके सामने है वाइस, वाइस का उप या सहायक अर्थ होता है। देखिए अर्थ आप में नहीं पूछेगा, ठीक है, सीधे पूछेगा वाइस। वाइस का क्या होता है जी, वाइस प्रिंसिपल, वाइस सेक्रेटरी, वाइस, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आप सुने होंगे, ठीक है। डिप्टी यानी इसका भी अर्थ होता है जी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मने मैनेजर, ठीक है, और डिप्टी सेक्रेटरी। सब, सब का अर्थ होता है जी उप, आप पढ़े होंगे सब, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, सब डिवीजन के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती। लीजिए दोस्तों निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, आइए उस विकल्प को देखते हैं। देखिए पराधीन, पराधीन कह रहा है विकल्प भिन्न, पराधीन, पराभाव, पराक्रम, परामर्श। अब देखिए पराधीन में पर धन आधीन पर उपसर्ग है इसमें, ठीक है, और पराभव में परा उपसर्ग है, भाव है, पराक्रम में भी परा उपसर्ग है और परामर्श में भी परा है। तो इस हिसाब से पहला वाला करेक्ट है। अब देखिए निम्न में से अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। देखिए अनाहुत, आप कहेंगे इसमें होगा, अनाहुत में क्या है जी अन है, ठीक है, अनावश्यक में भी अन है, ठीक है, अनधिकार में भी अन है, ठीक है, अन अधिकार, अनधन अधिकार, अनधन आवश्यक, अनधन आहूत, ठीक है। अब देखिए अन्वेषण जो था, इस अन्वेषण में क्या है जी अनुपसर्ग है, अनुधन ईषण। तो इसमें आपका दूसरा वाला पॉइंट सही हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका दिया निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है। देखिए स्वागत है, स्वदेश है, स्वच्छ है और स्वाधिकार है, स्वेच्छा है, सॉरी स्वेच्छा है। देखिए स्वागत में सुधनागत होता है, देखिए स्वदेश में स्वधन देश, अब देखिए स्वेच्छा स्वधन इच्छा, ठीक है, स्वाधिकार यानी स्वधन अधिकार, सब में बाकी शेष में स्व उपसर्ग है, लेकिन स्वागत में क्या है जी, स्वागत में आपका सु है, तो इसलिए ये आपका भिन्न है। निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का उपसर्ग नहीं है। अब देखिए नहीं है, हमने कहा क्या, बेवजह, बेवजह में बे उपसर्ग है, वे क्या कौन सा उपसर्ग है जी, फारसी, अभी अभी हमने ऊपर बताया है, ठीक है। देखिए बद, ठीक है, बदह जमी, बदह जमी में देखिए वद उपसर्ग है, तो वद भी क्या है, फारसी है, ठीक है। हेड क्वाट, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क देखिए ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये भी यानी विदेशी भाषा के ही शब्द हैं। अब देखिए सम्मोहन, सम्मोहन में क्या है जी, समधन मोहन, यानी सम उपसर्ग लगा, सम कौन सा है जी, संस्कृत का है यानी तत्सम का है, तो यही आपका विदेशी नहीं है, तो सम्मोहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में इसमें भी देखिए हेड क्या है आपका विदेशी है, वध क्या है विदेशी है, वे क्या है विदेशी है, ठीक है, लेकिन सम आपका क्या है, तत्सम है। तो ये तीनों से भिन्न है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें कि अगर आप इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो हमारे पास कमेंट करें, ताकि हम अगले पार्ट को आपके सामने लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।